अब एक इन्वेस्टर है, हाँ। वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। कोई कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, हुँ, कोई कहता है गोल्ड में करो, हुँ, कोई कहता है एसआईपी में करो, हुँ, कोई कहता है रियल एस्टेट में करो। हुँ, आपका कहना है कि रियल एस्टेट में करो, हुँ, चूंकि आपने काम शेयर मार्केट में भी किया है, हुँ, तो दूसरों का भी कुछ नॉलेज होगा। शेयर मार्केट में किया तो नो डाउट आपको बॉन्ड्स, एसआईपी इनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। बिल्कुल। तो अनुपातिक रूप से एक हुँ। प्रॉपर तरीके से समझाते हुए बताओ कि रियल एस्टेट ही क्यों? एक तो केपी सिंह जी की बुक है व्हाई द हैक नॉट। आप उसको पढ़ें, आपको रियल एस्टेट की बहुत बारीक चीज़ों का पता चलेगा। कैसे रियल एस्टेट और पॉलिटिशियंस का कैसे कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड जो बुक है वो डोनाल्ड ट्रम्प की लिखी हुई बुक है द आर्ट ऑफ द डील। अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति। एक मेरे मेंटोर हैं राजवंत सिंह जी मोहाली, उनकी बुक है प्रॉपर्टी व्यवसाय से खुशहाली, ये आप पढ़ सकते हैं। अब मेरा काफ़ी टाइम से ये विज़न है कि मैं बॉलीवुड के लोगों को या पंजाबी इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी लोगों को राजस्थान में इन्वेस्ट करवाऊँ उनका। पर वो जयपुर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब हमारी लोकेशन से आ नहीं पाते हैं। उनका माइंड सेटअप ये है कि मतलब बीकानेर, जैसलमेर ये मतलब ये डेज़र्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी भी उनके दिमाग में ये मिथ है कि यहाँ पानी नहीं है। क्या एक गाड़ी लेनी है आपको, एक मोबाइल लेना है, 4 जोड़ी कपड़े लेने हैं और किसी भी डेवलपर के ऑफ़िस में घुस जाओ, ठीक है? और वहाँ जाओ और अपना परिचय दो और उनको कहो कि मुझे आप बेचने के लिए सामान दीजिए। बैंगलोर और गुरुग्राम 2 ही हैं जो हिंदुस्तान में अभी बराबर-बराबर की टक्कर में चल रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी प्राइस में ले लें, चाहे डेवलपमेंट में ले लें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के मामले में ले लें, तो वो उन्होंने डेवलप किया, उनका विज़न था, उनका जी। बहुत बड़ा विज़न था। हुँ। इस कारण से ये डेवलप हो रहा है। 2030 तक इंडिया का रियल एस्टेट जो बाज़ार है, वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है। अच्छा। हुँ, हुँ। जो टोटल जीडीपी का इंडिया की 12 से 15% पार्टिसिपेट कर रहा है। जब भी बात होती है पैसों को बढ़ाने की, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कहाँ इन्वेस्ट करें? शेयर मार्केट उतार-चढ़ाव से भरा है, गोल्ड स्थिर है लेकिन सीमित, पर एक ऐसा क्षेत्र है जो वक्त के साथ न सिर्फ बढ़ता है, बल्कि बुनियादी ज़रूरत से भी जुड़ा है, और वो है रियल एस्टेट। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे रियल एस्टेट एक्सपर्ट जिन्होंने शेयर बाजार की गहराई को समझने के बाद जमीन की कीमत और आवश्यकता को पहचाना, जो खुद लैंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और साथ ही देश भर के हजारों इन्वेस्टर्स को सही दिशा दिखा चुके हैं। एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव लिए आज हमारे साथ है 199 एकर्स डॉट इन के डायरेक्टर पवन राज पुरोहित। हम इनसे जानेंगे कि कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और रियल एस्टेट से जुड़ी ढेर सारी अन्य जानकारियां। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। पवन जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। आपका कैसे मन हुआ कि मुझे इस क्षेत्र में आना है? 2005 से लेके 2011 के लास्ट तक चंडीगढ़ में स्टॉक मार्केट में जॉब करता था। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। तो अपना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत टाइम तक वो काम करने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं है, तब तक आप इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक पैसे नहीं कमा सकते और इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। उसके बाद में मैं वहाँ पे चंडीगढ़ में जब था, तो वहाँ पे एक डेवलपर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को इस नए बिज़नेस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में बताया कि ये काम इतना-इतना ऐसे-ऐसे होता है। उस टाइम चंडीगढ़ से लेके अम्बाला के जो आस-पास जीरकपुर का एरिया था, वो डेवलप हो रहा था। जी। डेवलप हो रहा था तो उस एरिये के अंदर नई-नई सोसाइटीज़ बन रही थी, क्योंकि चंडीगढ़ का जो कांसेप्ट था वो मल्टी स्टोरी का ज़्यादा था नहीं। और उस टाइम ट्राई सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी। हरियाणा से आ रही थी, पंजाब से आ रही थी और हिमाचल के काफ़ी लोग आ रहे थे। तो काम करने के लिए वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स बहुत आ रहे थे। तो वहाँ पे हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ये बात है 2007 की, 8 की, 9 की। तो उस टाइम जो आउटर एरिया था,
जीरकपुर का डेवलप हो रहा था, मोहाली के जो पीछे के एरियाज़ थे डेवलप हो रहे थे, पंचकुला के जो साइड के एरियाज़ थे, वो ट्राई सिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप एज़ ए करियर इसको आप लीजिए और आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, इसमें ग्रोथ मिलेगी। तो मैंने वो जॉइन किया और मैंने उसमें काम किया, हमारे रिज़ल्ट भी बहुत शानदार रहे और वहाँ से मुझे धीरे-धीरे इस व्यापार के बारे में, बिज़नेस के बारे में, चीज़ें के बारे में बारीकी से जानने का पता चला और मैंने ये जानकारियाँ लेनी शुरू की। फिर 2012 के लास्ट में कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हमारे कि मुझे चंडीगढ़ मुझे और मेरी वाइफ़ को छोड़ के यहाँ पे राजस्थान आना पड़ा। राजस्थान आने के बाद में हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की, वो हमारे सारे क्राइटेरिया में बीकानेर फिट हो रही थी और हमने यहाँ पे अपना निवास बना लिया जी। और ये काम धीरे-धीरे हमने यहाँ से भी वापस स्टार्ट करना स्टार्ट कर लिया। तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हो? बेसिकली मैं मेड़ता के पास में एक तहसील है रियाबड़ी, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, हुँ, तो आपने शेयर मार्केट में भी काम किया है। बिल्कुल, आपने ये देखा कि वहाँ पर बड़े पैसे नहीं हो तो आदमी इसमें सफल नहीं होता। नहीं हो सकता। अब एक इन्वेस्टर है, हाँ, वो बड़ा कन्फ्यूज़ रहता है। कोई कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, हुँ, कोई कहता है गोल्ड में करो, हुँ, कोई कहता है एसआईपी में करो, हुँ, कोई कहता है रियल एस्टेट में करो। हुँ, आपका कहना है कि रियल एस्टेट में करो। हुँ, चूँकि आपने काम शेयर मार्केट में भी किया है, हुँ, तो दूसरों का भी कुछ नॉलेज होगा। शेयर मार्केट में किया तो नो डाउट आपको बॉन्ड्स, एसआईपी इनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। बिल्कुल। तो अनुपातिक रूप से एक प्रॉपर हुँ। तरीके से समझाते हुए बताओ कि रियल एस्टेट ही क्यों? देखो, स्टॉक मार्केट में आपको अगर सेफ रहना है, तो एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है। एक छोटी-सी अमाउंट 2000, 3000, 5000 आप मंथली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको समझ करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपका रख लेंगे। जी, इसके साथ में क्या होता है कि उसका विज़न 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का विज़न वो आपको बताते हैं। दूसरा उसमें क्या होता है कि आप उसके फंड को एक्चुअली ट्रैक नहीं कर सकते। फंड मैनेजर क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। आपका इन्वेस्टमेंट एक जगह पे गया और आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऑथेंटिफिकेशन या कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको ट्रैक करें। फंड मैनेजर उसका पैसा कहाँ लगा रहा है, कितना लगा रहा है, तो वो आपके पास में कोई ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास में नहीं है। आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। और उसके बाद में एक बहुत छोटी अमाउंट वहाँ तक आप इन्वेस्ट कर लें, तो ऐज़ कंपैरेटिवली एफडी के आपको रिटर्न थोड़ी ठीक आ जाएगी। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट हो या आदमी हो, अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है, ठीक है? तो वो जाएगा अल्टीमेटली ऊपर ही, पर उतनी ग्रोथ आपको नहीं दे पाएगा, बशर्ते कि आप उस पूल में शामिल नहीं हैं, जो मल्टी मिलियनियर लोग हैं, जो स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा सकते हैं, जिनके पास में एक्सेस में पैसा है। तो वो आपको उस पूल में आप जब तक नहीं हैं, तब तक आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं ले सकते। इसके साथ में आप रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर एक थंब रूल चलता है, जो पूरी दुनिया में चलता है, ना कि इंडिया के अंदर। वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपके पास फंड पड़ा है। आप एक गाँव में रह रहे हैं, छोटे से गाँव से मैं एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करता हूँ। जी, एक गाँव में रह रहे हैं, तो आपके गाँव से शहर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जो रोड है और आबादी के नज़दीक आप या तो एग्रीकल्चर लैंड ले लें या फिर आप कोई छोटा प्लॉट ले लें। आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट कर सकते हैं। आपके गाँव से छोटे गाँव की तरफ रास्ता जा रहा है, उस पे ना लें। आपके गाँव से तहसील की तरफ रास्ता जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो रोड जा रहा है, उस रोड पे प्रॉपर्टी लें और आबादी के नज़दीक लें। आपका ये थंब रूल है, आपको इसमें बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। जिस दिन ये रिकमेंडेशन आई, नोटिफ़िकेशन जारी हुआ कि ये रोड अब डिस्ट्रिक्ट रोड बन गई, तो आपकी प्रॉपर्टी के 5 गुना प्राइस हो जाएँगे सेम डे और आपके गाँव से छोटे गाँव की तरफ जाने वाली रोड कभी भी डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं हो सकती। अगर आप किसी बड़े गाँव में रह रहे हैं या तहसील में रह रहे हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने वाली जो रोड है, उस रोड पे आप इन्वेस्ट कीजिए। रोड जी। के आस-पास कीजिए और आबादी के नज़दीक कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी में इन्वेस्ट करिए, ठीक है? आपको बहुत अच्छी रिटर्न आएँगी उसके अंदर। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो कैपिटल की तरफ जाने वाली रोड म हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बीकानेर का। बीकानेर से जयपुर की तरफ जाने वाली रोड पे ग्रोथ ऑलवेज़ ही ज़्यादा मिलेगी।
बशर्ते कि उसको बीट तभी कोई कर सकता है जब कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज बीकानेर की किसी दूसरी रोड पे आ जाए, उसके मुकाबले कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए अरबों रुपए का, तो उस रोड को वो बीट कर सकता है। अदरवाइज उस कैपिटल के तरफ जाने वाली रोड को कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बीकानेर के सिनेरियो में देखें तो बाकी की जो तीनों रोडें हैं, जैसलमेर जाने वाली है, चाहे नोखा जाने वाली है, चाहे गंगानगर जाने वाली है, ये दो जिसमें गंगानगर की तरफ और जैसलमेर की तरफ जानी है, वो तो बॉर्डर की तरफ जा रही है, वो तो पाकिस्तान की तरफ जा रही है। उनके आगे कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनकी उतनी ग्रोथ नहीं होएगी बशर्ते कि जयपुर रोड की तरफ होएगी। ये इसमें है, ये थंब रूल चलता है। आप कैपिटल में रह रहे हैं, तो नेशनल कैपिटल की तरफ जो रोड जा रही है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। इन्वेस्टमेंट में जितना आप रो करेंगे, जितना फ्रेश करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, उसमें उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। रो का मतलब ये है, आपके पास में ज़मीन है, आपके पास में अब ज़मीन में आप डेवलप्ड लैंड लेंगे, तो डेवलपर का चार्जेस उसमें इंक्लूड हो जाएगा। 1 बीघा रो लैंड आप 1 करोड़ रुपए में लेते हैं और 1 बीघा आप डेवलप्ड लैंड लेते हैं, तो 4 गुना फ़र्क आ जाएगा। इतना बड़ा इतना बड़ा फ़र्क तो आएगा। आपको रो लेनी है, रो लेनी है। डेवलप्ड। एज ए इन्वेस्टर आपको रो लैंड लेनी है। प्रेफरेंस आपकी रो की तरफ होनी चाहिए। और अगर आप रो नहीं ले पाते हैं कुछ कारणों से, रो में आपको बड़ा लैंड मिल रही है, छोटी नहीं मिल रही है, तो डेवलपर जब डेवलप कर रहा होता है, तो जब डेवलपिंग फेज में जब कोई लैंड होती है, उस लैंड में आप परचेज करें, डेवलपर के साथ में बैठें, उसके साथ नेगोशिएट करें। अब वो जब डेवलपर जैसे ही डेवलप करके पूरी फैसिलिटीज कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट करने के बाद में जो रेट होगा, वो आपको प्री बुकिंग में 15%, 20%, 25% एज कंपैरेटिवली रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या कंप्लीट हुई हुई प्रॉपर्टी से पहले आपको 20-25% सस्ता वो दे देता है। क्योंकि जब डेवलपर डेवलप कर रहा होता है लैंड को, तब उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और फंड उसको अरेंज करना होता है। लैंड परचेज करने में उसका फंड लगा हुआ होता है, डेवलपिंग में उसका फंड लग रहा होता है, तो वो उस टाइम ये सोचता है कि मेरे को 15 या 20% में मैं कम में भी दे देता हूँ, तो मेरे को एक फंड मिल जाएगा जिससे मैं ये डेवलपमेंट अच्छा कर दूँ। अच्छा, सामान्य परिवार देखता है कि मैं फ्लैट लूं या जमीन लूं, हुँ, वो कंफ्यूज रहता है कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं। हुँ। तो आपका क्या मानना है, उसको क्या लेना चाहिए? दोनों की अपनी अलग-अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हम्म, पहले मैं इंडिविजुअल हाउस या लैंड के बारे में बात करता हूँ। इंडिविजुअल हाउस और लैंड में अमूमन ये सब जगह होता है कि हमारी ज़मीन, हमारा छत, और हमने आज खरीद ली तो हमारे बेटे, आगे पोते, आगे वाली जनरेशन्स इसको यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो ये हमारी बहुत सालों से पुरानी धारणाएँ बनी आ रही है, ठीक है? और लोग इसके पक्ष में ये कहते हैं कि आज हमारे दादाजी ने ये जो ज़मीन नहीं खरीदी होती तो हम कहाँ होते? ये धारणाएँ। पर वर्तमान प्रोस्पेक्ट जो अभी चल रहा है, उसके अंदर फ्लैट्स के या मल्टी स्टोरी के भी अपने-अपने कुछ एडवांटेज हैं। उस एडवांटेज में ये है कि जिन फैमिलीज़ में दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, जी। तो उनका सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी में है कि भी उनके बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे। इंडिविजुअल हाउसेज़ में क्या है कि आप जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप आबादी के अंदर तो ले नहीं सकते क्योंकि आपका उतना बजट नहीं है। आप सोचो कि मैं व्यास कॉलोनी में ले लूँ, तो व्यास कॉलोनी में तो आपको 1 सीआर से ऊपर का बजट चाहिए। आप ले नहीं पाएँगे। तो आपको आप आउटर जाना आप पड़ेगा। आउटर जाना पड़ेगा। अच्छा, आउटर में जाएँगे तो अपने बीकानेर के सिनेरियो में देखें तो ये है कि भी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वो गेटेड नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं, ओपन है सब कॉलोनीज़। ओपन कॉलोनीज़ में आस-पास में घर नहीं है, तो आप अगर दोनों वर्किंग है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्राइम डे बाय डे बहुत बढ़ा जा रहा है। ये फ्लैट में आपको सेफ्टी सिक्योरिटी है, आपको ये टेंशन नहीं है। और उसके बाद में अगर आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है जिसमें कैश बहुत ज़्यादा आता है आपके पास में, डेली दुकानदारी इस तरह की है, तो ऐज़ कंपैरेटिवली इंडिविजुअल हाउसेज़ जो दूर आउटर कॉलोनीज़ में है, उसकी बजाय फ्लैट आपके लिए सेफ है। जिनका मेन मकसद ये है कि मेरी जो फैमिली है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो फिर तो उसको फ्लैट ही लेना चाहिए। अच्छा, मुझे तो इन्वेस्ट करना है। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है,
तो फिर आप इंडिविजुअल प्लॉट्स ले सकते हैं, विलाज ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, अनडेवलप भी ले सकते हैं, डेवलप भी ले सकते हैं, रो लैंड भी ले सकते हैं। फ्लैट नहीं लेना चाहिए? फिर फ्लैट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हुँ, हाँ, फ्लैट के केसेज़ में आप ये कर सकते हैं कि आपका बजट मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का है। फ्लैट आपको प 40 लाख, 50 लाख में मिल जाएगा। आपने 40-50 में फ्लैट ले लिया और 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके दोनों ही काम हो गए। आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो गया और इसके साथ में आपको रेज़िडेंस भी हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिल गई। ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है। दूसरा फ्लैट्स के अंदर क्या होता है कि आपका अप टू 80% 90% लोन हो जाता है। इंडिविजुअल हाउस में जो डीएलसी प्राइसेज़ होते हैं प्लॉट्स के, वो बहुत कम होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका 50 लाख रुपए का प्लॉट है, तो उसका डीएलसी प्राइस तो 10 लाख, 12 लाख है। कर्मचारी के लिए दूसरा पैसा एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको उस पे लोन नहीं मिल सकता। मैक्सिमम अगर वो रजिस्ट्री करवा भी ले, तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए लोन मिलेगा। एक नॉर्मल कर्मचारी के लिए एडजस्ट कर पाना ये चीज़ें बहुत आप समझते हो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, चूँकि मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, आप भी मोस्टली काम बीकानेर हाँ करते जी, हो, तो मेरा बीकानेर की रियल एस्टेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। मुझे बीकानेर की रियल एस्टेट के बारे में ये जानना है कि यहाँ की स्थिति क्या है, ग्रोथ रेशियो क्या है, मुझे किस तरफ ज़मीन परचेज़ करनी चाहिए? हुँ, एक ये देखा जाता है कि बीकानेर के डेवलपर्स हुँ, ढंग का डेवलपमेंट नहीं करते, हुँ, हुँ, तो उससे थोड़ा-सा पीछे जाता है आदमी हुँ। कि यार कहाँ लें, कौन-सी कॉलोनी में लें, कहाँ इन्वेस्ट करें? हाँ, यहाँ पे अपने यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं, वो उनका बेसिक बिज़नेस या मूल बिज़नेस रियल एस्टेट है नहीं। 1-2 को छोड़ के, जैसे मंगलम है। मंगलम जयपुर का बहुत बड़ा ग्रुप है, उनका बेसिकली काम रियल एस्टेट का है। तो उनकी कॉलोनी जो है वो प्रोजेक्ट बहुत फार बेटर मिलेगा। मतलब दूसरे की कंपैरेटिवली सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी, ग्रीनरी आपको अच्छी मिलेगी, रोड्स बड़ी-बड़ी मिलेगी, क्योंकि वो जब प्लान करते हैं वो 50 साल, 100 साल का एक प्लान करते हैं। बेसिक जितने भी डेवलपर्स हैं दूसरे, उनका बेसिक कोर बिज़नेस और है। जैसे कि मान लीजिए कि एक डेवलपर हैं, उनका बेसिकली वो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल उनके अच्छे चल रहे हैं, पर वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। एक डेवलपर हैं, जिनका डेयरी का काम है बहुत बड़ा, पर वो डेवलपर हैं, ठीक है। एक डेवलपर है जिनका माइनिंग का काम है बेसिकली, तो वो डेवलपर हैं। एक डेवलपर है जिनका ज्वेलरी का काम है बहुत अच्छा, ठीक है, वो भी डेवलपर हैं। अगर आपका रियल एस्टेट में पैशन नहीं है तो फिर आप उसको ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे कि ठीक है मैंने पैसा लगाया, मेरे को एक रिटर्न मिली और मैंने लोगों को बेच दिया। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे हम मुरलीधर कॉलोनी से आप गेमना पीर रोड की तरफ जाते हैं, तो जय गणेश विहार है, ये डेवलप जैन गणेश एन्क्लेव है, रिद्धि-सिद्धि है। ये जो डेवलपर हैं, इनका कोर बिज़नेस जो है, बेसिकली बिज़नेस रियल एस्टेट का है। तो आपको यहाँ फार बेटर डेवलपमेंट मिलेगी दूसरों के कंपैरेटिवली। 70% तो ऐसे हैं जो वन टाइम डेवलपर हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में कॉलोनी एक काटी है। और जी। बहुत से तो डेवलपर ऐसे हैं जो कॉलोनी को थैले में लेके घूम रहे हैं, कि आपको प्लॉट चाहिए मैं दे देता हूँ अभी। केपी सिंह जो हैं डीएलएफ के ओनर हैं, उन्होंने गुड़गाँव को जब डिज़ाइन किया, प्लान किया, तो वो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने उस टाइम में जो गवर्नमेंट थी उसको अप्रोच किया कि आप 200-200 फुट्स की रोड रखें। गुड़गाँव में। गुरुग्राम में 200 हुँ, फुट की रोड रखें, 250-250 फुट की रोड रखें। वहाँ रखी भी है। रखी भी है, ठीक है। आपने रोड छोटी कर दी, सेकंड जनरेशन आएगी तो ऊपर मकान बनेगा, वो कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा? थर्ड जनरेशन आएगी तो और ऊपर, वो शहर वाली स्थिति आ जाएगी आपकी कॉलोनी में 20 साल बाद में, 25 साल बाद में। कॉलोनी आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आगे 50 साल, 60 साल, 100 साल का विज़न लेके डिज़ाइन कीजिए ना। लोग पैसे देंगे आपको, डेवलप कीजिए ना उसको। उस विज़न के साथ में बहुत ही कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जब तक आपका कोर बिज़नेस ये नहीं होगा, तब तक ये आपका विज़न बड़ा नहीं होगा। और आप इमेजिन करेंगे कि डीएलएफ के ओनर केपी सिंह अमेरिका गए थे। अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। बड़ी-बड़ी रोड है, मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर जाता हूँ। ऊपर से मुझे इस शहर की 25-30 फ़ोटोएँ खींचे। वो फ़ोटोएँ खींची उन्होंने। फ़ोटो खींच के और उनकी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल तो नहीं होते थे, फ़िज़िकल उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके आए वो। लेके आए वो उस टाइम के चीफ़ मिनिस्टर थे भजन लाल जी। उनको जाके उन्होंने दिखाया
कि सर मैं इस तरह से गुड़गांव को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि केपी ये मतलब कैसे कर सकते हैं अपने? हमारे यहाँ पे तो 10 मंजिल से ऊपर की परमिशन नहीं है। आप तो डिमांड कर रहे हैं कि 27 मंजिल, 28 मंजिल, 30 मंजिली बिल्डिंगें हम बनाएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमें अगर 20 साल, 50 साल, 100 साल का आगे का सोचना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारी 10-10 मंजिल की बिल्डिंग कोई काम आने वाली नहीं है। और रोड्स अगर हम बड़े नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? अगर हमने रोड छोटे रख लिए, तो अब धीरे-धीरे तो डेवलपमेंट होनी है। आगे 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगर शहर बढ़ेगा, तो ट्रैफिक जैम्स होएँगे। तो ये प्रॉब्लम्स बेसिक प्रॉब्लम हो जाएगी और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो उन्होंने बड़ा विजन से काम किया। बड़ा विज़न से काम किया। हम्म। तो जितने भी डेवलपर्स हैं, बड़े डेवलपर, तो गुरुग्राम का डेवलपमेंट होने का कारण ये है बड़ा। ये बिल्कुल ये है। उनका विज़न बड़ा था। और यदि उस हिसाब से कर देते तो आज ये गुरुग्राम, ये वाला ये गुरुग्राम नहीं वाला होता। गुरुग्राम नहीं होता। हम्म। ये हमारा पुराना सिटी है, वैसी हालत होती। आप आज भी चंडीगढ़ में जाएँ, चंडीगढ़ में आज भी आपको ट्रैफिक मतलब अभी भी इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। 6 लेन है नॉर्मल, दो 250-250, 300-300 फीट की सड़कें हैं। जी। तो वहाँ ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम चंडीगढ़ को बसे हुए 65-70 साल हो गए हैं। 70 साल बाद में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, आने वाले थोड़े टाइम में आएगी, पर अभी तक नहीं आई। तो अभी वो उस विज़न के साथ में काम करें, तब हो सकता है। मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, हीरानंदानी के ओनर हैं, निरंजन हीरानंदानी, जी। वो सिंगापुर गए हुए थे। तो सिंगापुर में उन्होंने देखा कि ये तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है और इस विज़न के साथ में ये कैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो वो वहाँ पे 2 दिन का टूर था, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगाए उन्होंने। एक्स्ट्रा लगाने के बाद में उन्होंने पूरा वहाँ का स्केच तैयार किया। स्केच तैयार करके मुंबई में उन्होंने पवई का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया और काफ़ी लोगों ने उनको मना किया कि ये लैंड भी अच्छी नहीं है, यहाँ पे दस्ती है, ये प्रॉब्लम है। तो पर उन्होंने बनाया और वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और उनका एक बात मेरे को हीरानंदानी जी की बहुत ही शानदार लगी। उन्होंने कहा कि मैं जो बिल्ड करता हूँ, मेरी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो इतनी शानदार है कि वर्ल्ड क्लास जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको मैं मैच करता हूँ। मेरे यहाँ कोई भी आदमी आएगा, कोई भी इन्वेस्टर आएगा, उसको ज़िंदगी में ये मलाल नहीं होएगा कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया। ये विज़न ही है। क्योंकि जो डेवलपर जहाँ पे नुकसान करते हैं या नुकसान खाते हैं, वो कस्टमर को प्रोडक्ट समझ लेते हैं। जी। जो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट समझ लिया और आपने एक बार बेच दिया, दोबारा नहीं बेचना, ऐसा नहीं होता है। ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, व्यापार है, इसमें कस्टमर जो आपका है, वो आपसे नेक्स्ट टाइम भी लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी लेगा और आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, शानदार प्रोजेक्ट बनाया, तो वो कहेगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है आपका? कहाँ पे आ रहा है? आप हमें बताएँ ना प्लीज़। अब जैसा आपने कहा कि कोर बिजनेस, हाँ, तो क्या हीरानंदानी और केपी सिंह इनका कोर कोर बिजनेस यही बिज़नेस है? यही है। हम्म। बेसिक कोर बिज़नेस ही इनका यही है। और कोई बिज़नेस है ही नहीं, जी। सिर्फ़ यही बिज़नेस है। यही बिज़नेस है तो विज़न है। अच्छा, मेरा इसमें एक सवाल ये था कि क्या बीकानेर में प्रॉपर्टी की रेट्स अभी बढ़ रही है या सैचुरेशन है? क्या स्थिति है? मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, आपको बीकानेर के प्रोस्पेक्टस में देखा जाए, तो रेट्स तो पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा राइज़ हुई हैं। एकदम 40% 50% अप हो गई है प्राइसेज़। और जो रॉ लैंड है, रॉ लैंड जिस पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उन लैंड्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। और भविष्य में उनके ऊपर किसी भी तरह की अपनी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। डेवलप्ड लैंड जो है, डेवलप्ड लैंड तो अभी ओवर प्राइस्ड है। उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने के आसार कम है। रॉ लैंड कोई परचेज़ करना चाहता है, तो वो कर सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल प्लॉट्स हैं, तो उसमें ठीक लोकेशन पे, ठीक रेट पे कोई मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। पर फिलहाल जो पिछले 3 साल का बूम है, वो उसको सस्टेन करेगा। उसको साल, डेढ़ साल, 2 साल लगेगा, क्योंकि जो प्राइसिंग है, वो आम आदमी से थोड़ा-सा ऊपर चलेगी ये पॉकेट से। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, वो खूब चलेंगे। जो अंडर 25 लाख रुपीज़ का जो हाउस है, वो फटाफट बिकेगा और फास्ट बिकेगा। और जो प्लॉट्स हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की रेंज के हैं, वो बिकेंगे। जो 50 लाख से ऊपर की, 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, वो अभी उतनी नहीं बिक रही है।
उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास में उतना पैसा नहीं है और एक्सेस नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला है वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा है और जो लेने वाला है वो सोचता है कि मेरे को थोड़ा ठीक रेट में मिल जाए, पर अभी ठीक रेट का सामान है नहीं बाजार में। अच्छा, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। हुँ, आजकल ज़मीनों में लिटिगेशन खूब देखा जाता है। हुँ, सामान्य आदमी के साथ समस्या होती है कि ज़मीन ले ली बिना कुछ सोचे-समझे। एक्चुअली पता नहीं होता कि इसमें पता नहीं क्या झगड़ा है, क्या है, हुँ, आगे जाकर के पोज़ीशन किसी और का हो जाता है, कोई कब्ज़ा कर लेता है। हुँ। तो सामान्य व्यक्ति को ज़मीन लेने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ज़मीन में 2-3 चीज़ कैटेगरी है। एक तो जैसे एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड में फर्स्ट तो ये है कि वो ज़मीन आपकी तरमीम हुई हुई होनी चाहिए। अगर बेचने वाले 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आनी ही आनी है। अगर 15 लोगों में, 10 लोगों में 2 लोग भी अगर रेडी नहीं है, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। जी। अगर आपकी तरमीम हुई हुई लैंड है और उसमें 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 लोग है, तो वो ईज़ी एक्सेस हो सकता है। दूसरा सबसे चीज़ जो मेजर ध्यान रखनी है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप किसान नहीं हैं और इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास रोड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। जिस भी लैंड को आप परचेज़ करते हैं, पहले आप उसका एक विज़न बनाइए कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरी क्या चीज़ हो सकती है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करा सकता हूँ, मैं इसको होटल या रिज़ॉर्ट्स में कन्वर्ट करा सकता हूँ, या मैं इस पे क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो हर एक एक्टिविटी को करने के लिए गवर्नमेंट के अलग-अलग नॉर्म्स हैं। किसी एक्टिविटी को करने के लिए 30 फुट की मिनिमम रोड चाहिए। अगर वो रोड 30 फुट की है और आप जो एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उसपे मिनिमम 50 फीट की रोड चाहिए, तो फिर वो आपके कोई काम की नहीं है लैंड। अगर आप वहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोचिंग रोड 100 फुट नहीं है, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो ये पहले जब भी आप कोई लैंड परचेज़ करते हैं एग्रीकल्चर, तो आपका एक विज़न होना चाहिए कि ये विज़न मेरा है और इस विज़न के लिए अप्रोचिंग रोड मेरे को है या नहीं है। ये सबसे पहले देखने वाली है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो उसके बाद में कब्ज़ा किसका है? फिलहाल वहाँ पे पजेशन पे कौन है? बहुत सी बार यहाँ पे अपने बीकानेर के सिनेरियो के अंदर देखें, तो अपने यहाँ किलेबंदी प्रॉपर नहीं है। तो सीमाएँ जो है, सीमांकन है, वो हर लैंड का थोड़ा बहुत आगे-पीछे है। कोई 10 फीट आगे गई हुई है, किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी की डॉक्यूमेंट में 15 बीघा ज़मीन है, मौके पे 8 बीघा है, किसी की डॉक्यूमेंटेशन में 25 बीघा है, मौके पे 35 बीघा है। ठीक है? तो ये चीज़ें पहले आपको कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि भी आपका विज़न होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। सेकंड उसमें सप्लीमेंट्री ये है कि आप जैसे बड़ी लैंड अगर कोई परचेज़ कर रहे हैं और आगे कोई छोटा टुकड़ा है, ठीक है? और आप ये सोचते हैं कि मैं उस छोटे टुकड़े वाले को कन्विंस कर लूँगा और वो ले लूँगा और मेरी अप्रोच प्रॉपर हो जाएगी। तो ये भूल कभी भी ना करें। पहले छोटे वाले को कन्विंस करें। पहले अप्रोच रोड को करें, रोड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास अप्रोचिंग रोड नहीं है, तो आपके पास कुछ भी साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी लगा लें, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरे जैसे प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं, जो अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं, जो कॉलोनी के अंदर है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है, उसकी चेन होती है प्रॉपर, वो आप चेक कर लें। आप कॉमन आदमी हैं, आपको कोई ज़्यादा समझ नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की या चेन समझने की, तो जैसे नगर निगम है, उसके पैनल लॉयर्स होते हैं। उन पैनल लॉयर में से किसी कोई बैंक्स के पैनल लॉयर्स होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत नॉलेज होती है। उनसे आप ले सकते हैं। जैसे पहले अपने यहाँ यूआईटी थी, अब बीडीए है, उनके भी पैनल लॉयर्स होते हैं अप्रूव्ड, उनसे आप डॉक्यूमेंट्स के रेवेन्यू के वो बहुत अच्छे जानकार होते हैं, उनसे आप चेक करवा लीजिए पहले। चेक करवाने के बाद में यूआईटी की या बीडीए की प्रॉपर्टी है, तो उनकी एनओसी आती है। सेल परचेज़ की एनओसी आती है, तो वो एनओसी आप ले लें और फिर उसके बाद में आप सौदा कर लें। तो ये भरोसा डॉक्यूमेंट करके सौदा नहीं करें। भरोसा करके कभी भी सौदा ना करें। हुँ। आपका मूल बिज़नेस क्या है? आप खुद डेवलप करके बेचते हैं या डेवलपर के साथ मिलकर के काम करते हैं? हमारा दोनों ही तरह का बिज़नेस है। हम खुद भी डेवलप करके बेचते हैं और 70% हमारा जो बिज़नेस काम करने का तरीका है, वो हम गाइड करते हैं डेवलपर को, कि आपको कैसे करना है और क्या करना है, कहाँ पे आपको लैंड परचेज़ करनी है, कहाँ पे डिमांड्स ज़्यादा है, बेसिकली सेल कहाँ पे हो सकती है, ईज़ी कैसे हो सकता है। जब प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो हम हर बार डेवलपर की तरफ नहीं खड़े होते। मैं खुद भी डेवलपर हूँ, तो मैं अपनी तरफ नहीं खड़ा होता, मैं कस्टमर की तरफ खड़ा होके देखता हूँ। हुँ।
मैं कस्टमर की तरफ खड़ा होके देखता हूँ कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैं इनके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है। मेरा कोर बिज़नेस ये है कि मैं हर बार मेरा जो मेन स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, मैं कस्टमर की तरफ खड़ा होता हूँ। मैं डेवलपर की तरफ खड़ा नहीं होता। अच्छा, जब आप डेवलपर को गाइड करते हो तो ये सारी चीज़ें उसको ये बताते हो? ये सारी चीज़ें हम बताते हैं हुँ, कि आप कस्टमर ओरिएंटेड रहें। ताकि प्रोजेक्ट ईज़ी वे में निकले ईज़ी आपका। वे में निकल जाए, फास्ट निकल जाए और आप जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका विज़न बड़ा होना चाहिए। आपकी रोड्स बड़ी होनी चाहिए, पानी का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। इवन आस-पास में कोई डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जब तक नहीं है, अगर आपका प्रोजेक्ट रेज़िडेंशियल एरिया से दूर है, तो मेडिकल की व्यवस्था आपकी फ़ास्ट होनी चाहिए, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके रोड्स बड़े होने चाहिए। आपके अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके स्कूल प्रपोज़्ड होना चाहिए, मंदिर प्रपोज़्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये उसके अंदर होनी चाहिए। हमारा ये विज़न रहता है कि एक बार किसी कस्टमर ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको ऐसा फ़ील होना चाहिए कि यार मैंने ज़िंदगी में मतलब बहुत अच्छा काम किया, मेरा डिसीज़न बेस्ट था कि मैं इनके साथ एसोसिएट हुआ और रियल एस्टेट का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है, तो 90% पर्सन तो ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है उनकी, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच के चलता है। जो घर है, घर मतलब हर हर आदमी बार-बार नहीं बना सकता, लाइफ में एक बार ही एक बनता है। बार ही बनता है। हुँ, बहुत कम आदमी होते हैं जो 2 बार या 3 बार बना पाते हैं, ठीक है? कि पहले में गलती होगी, कोई बात नहीं, अपने पास पैसों का इतना एक्सेस है या एक बहुत ज़्यादा उनकी तरक्की हो गई, तो वो फिर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ 95-97% जो पॉपुलेशन है, वो सिंगल टाइम ही बना पाती है जी। और सिंगल टाइम जब कोई बना रहा है, उसका ट्रस्ट आपने जीत लिया, तो आपको ज़िंदगी भर उसकी लॉयल्टी मिलेगी। फिर आप ब्रांड बनोगे। ब्रांड ऐसे नहीं बनते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और बेच दिया, ठीक है, लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे जयपुर रोड की 150 कॉलोनियाँ हैं, परेशान हो रहे हैं ना पानी की व्यवस्था है, ना रोड है, ना पे ना कोई नाली है, ना ना नाली सीवरेज। है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। पर आए डेवलपर, उन्होंने ज़मीन परचेज़ करी और बेच दी, अब प्रॉफ़िट चले गए। कमाया और चले गए। चले गए। हुँ, ठीक है, अब प्रॉफ़िट को पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, उनका कोई विज़न नहीं है और उनकी कस्टमर की लॉयल्टी नहीं है। जब तक कस्टमर आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, तब तक आप सक्सेसफुल डेवलपर हैं ही नहीं। जी। ये मेरा विज़न रहता है। दूसरा, जैसे हम इसके साथ-साथ में हमारा हरियाणा और पंजाब में बहुत अच्छा काम है। हम उनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, बना डेवलपर्स को। डेवलपर्स को उनके हुँ, साथ एसोसिएट होके काम कर रहे हैं। जिसमें काफ़ी बॉलीवुड के लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका फंड्स हम मैनेज करते हैं और इसके साथ में पंजाबी इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी आर्टिस्ट हैं, जिनका फंड्स हम मैनेज करते हैं। अभी अच्छा, पिछले वो लोग आपके पास इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ओके। हाँ, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम हुँ, उनका इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अलग-अलग जगह पे। अब मेरा काफ़ी टाइम से ये विज़न है कि मैं बॉलीवुड के लोगों को या पंजाबी इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी लोगों को राजस्थान में इन्वेस्ट करवाऊँ उनका। पर वो जयपुर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब हमारी लोकेशन से आ नहीं पाते हैं। उनका माइंड सेटअप ये है कि मतलब बीकानेर, जैसलमेर ये मतलब ये डेज़र्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी भी अच्छा, उनके दिमाग में ये मिथ है कि पानी नहीं है वो यहाँ पे। कहते हैं ऐसा? ये ऐसा कहते हैं। हुँ, कि प्यासे मर जाएँगे यार, मतलब ये उनकी टेंडेंसी है कि यार पानी नहीं है। तो अब जब वो आए, रहे यहाँ पे, देखें उनको, उनके इन्वेस्टर मतलब बेसिकली तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनके सीएज करते हैं, ठीक है? वो खुद तो आते नहीं है, उनका ज़्यादा नहीं होता। उनके जो सीए होते हैं उनके फंड्स देखते हैं। तो वो आते हैं, जब देखते हैं तो उनके दिमाग में मिथ है। अब वो मिथ को मिटाने के लिए 5, 6, 7 या 8 बार की भी उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है जितनी आप सोच के बैठे हो। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पंजाब, हरियाणा की फर्टाइल लैंड जिसमें नहरों से पानी लगता है, इतना ज़्यादा पानी वो एक्सेस में देखते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी चारों तरफ आपको दिखेगी, वो यहाँ पे नहीं दिखती। तो उनका जो मिथ बना हुआ है, वो अब वो उसको टूटने में बहुत टाइम लगेगा। पर हमारा स्ट्रॉन्ग उनको ये रहता है कहने का कि भी अभी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेज़ भी तो बहुत कम है। जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रही है, पिछले 10 साल में रोड्स के नेटवर्क में नितिन गडकरी जी ने बहुत शानदार काम किया है। जैसे भारतमाला का प्रोजेक्ट है, अब पंजाब से एक शिपमेंट कांडला बंदरगाह जाता था,
तो उसका टाइमिंग हाफ हो गया। अगर उसको 36 घंटे लगते थे तो अब वो 18 घंटे में पहुंचता है। तो उसका टाइम बचा, उसकी एनर्जी बची, डीजल बचा, लेबर बची, कितना उसको फायदा हो गया। तो ये रोड्स का नेटवर्क पिछले 10 साल में बहुत शानदार हुआ है। ये जो रोड का नेटवर्क आज हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे 30 साल पहले चाइना ने काम कर लिया था। आज से 30 साल पहले चाइना ने अपने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से डेवलप किया। तो उनकी ग्रोथ स्टोरी आप देख सकते हैं। हमने 30 साल बाद में आए, फिर भी आए, मैं इसका मतलब गवर्नमेंट का शुक्र अदा करता हूँ कि आए, देर आए दुरुस्त आए, कम से आए कम तो सही। आए तो सही। हम्म, तो कम से कम लेट आए, पर ये जो कनेक्टिविटी का काम है, ये बहुत ही शानदार हुआ। इसकी वजह से बीकानेर की जमीनों की ग्रोथ हुई है। नेचुरली होएगी, होएगी, हम्म, होनी है, क्योंकि पुराना जो ये सिल्क रूट का पार्ट था, यहाँ से होके पंजाब गुजरात से पंजाब, यहाँ से होती हुई चीजें, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो था नहीं, फिर भी ये रियासतें क्यों थी पहले, जी, इनको टैक्स मिलता था। सिल्क रूट ये रूट था, यहाँ से होके जाते थे, सारा सामान इधर से उधर जो जाता था, यहाँ से होके जाता था, ये रास्ता था, तो उसका टैक्स मिलता था राजाओं को। यहाँ पे एग्रीकल्चर तो था नहीं, उस कारण ही ये राजा अपनी सल्तनत को, अपने साम्राज्य को चलाते थे। तो ये पार्ट है, अभी बीच में है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है। तो ये धीरे-धीरे ये चीज़ें डेवलप होएगी बेसिकली। तो हम मतलब उनको प्लान कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पर उनमें समय लगेगा, धीरे-धीरे नहीं हो पाता है चीज़ें। जैसे योगी जी ने यूपी में किया ज़ीरो टॉलरेंस का, तो बहुत से उन्होंने बड़े-बड़े माफियाज़ थे, उनको खत्म कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया। फिर भी बड़ी कंपनीज़ अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। उनको यूपी ये में। डर है कि भी ये हो गया, क्या पता वापिस आ जाए। तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको अभी भी डर है। वो तो बचती है वहां से वो इन्वेस्ट बचती है, अवॉइड करती है। हम्म, एक इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं मिला। वही इन्वेस्टमेंट आप देखिए ना, दिल्ली सेंटर में है, दिल्ली के इधर जाते हैं, नोएडा में ठीक है, नोएडा से आप 15 किलोमीटर आगे निकलो तो इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं है। वही नोएडा से 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। क्योंकि उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ऐसा एटमॉस्फेयर उनको बना के दिया, ऐसा माहौल बना के दिया, कंपनीज़ को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। केपी सिंह का विज़न था। अदरवाइज़ ये जो आज गुरुग्राम है, केपी सिंह जी का विज़न नहीं होता डीएलएफ वालों का, तो ये सारा बैंगलोर में होता। बैंगलोर और गुरुग्राम 2 ही हैं जो हिंदुस्तान में अभी बराबर-बराबर की टक्कर में चल रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी प्राइस में ले लें, चाहे डेवलपमेंट में ले लें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के मामले में ले लें, तो वो उन्होंने डेवलप किया, उनका विज़न था, उनका जी। बहुत बड़ा विज़न था। हम्म। इस कारण से ये डेवलप हो रहा है। अच्छा, आप 2 काम तो खास तौर पे हुँ। करते हो। एक तो लोगों को गाइड करते हो, बिल्कुल। डेवलपर्स को गाइड करते हो। हाँ जी, दूसरा, आप लोगों से इन्वेस्ट करवाते हो। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मैं बॉलीवुड के एक्ट्रेस हाँ। से भी कराता हूँ, हुँ। पंजाबी हाँ, एक्टर से भी हाँ। करवाता हूँ। हुँ। तो क्या आप जो नए लोग हैं, हुँ। जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, हुँ। व्यापार के तौर पे आना चाहते हैं, हुँ। ऐसे लोगों को भी गाइड करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो क्या एक सामान्य आदमी को रियल एस्टेट के व्यापार में आना चाहिए? सामान्य आदमी को अगर उसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, हार्ड वर्क वो करना चाहता है, मेहनत अगर वो करना चाहता है, तो वो आ सकता है, पर इसके कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस हैं। जैसे? मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस ये है कि आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप साइट विज़िट करने के लिए ले जाओगे तो फैमिली जाती है, ज़्यादातर में। तो आप टू व्हीलर पे तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है? आपके पास मिनिमम एक गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए आपके पास, आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास ऑफ़िस हो या ना हो, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप एज़ कंपेयर्डली दूसरी इंडस्ट्री यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इतना मिनिमम होना चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट में जब छोड़ रहा था और मैं रियल एस्टेट में जा रहा था, तो मेरे स्टॉक मार्केट के एक क्लाइंट थे, वाईएस तेजा। वो ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड, 2 नंबर सेक्टर पंचकुला में रहते थे। मैं उनके पास में गया था, मेरे मेंटर भी थे। तो मैंने कहा कि सर मैं ये छोड़ के रियल एस्टेट में जा रहा हूँ। तो कहता है ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। मैं कहा क्या जी बताओ? कहा एक गाड़ी लेनी है आपको, एक मोबाइल लेना है, 4 जोड़ी कपड़े लेने हैं और किसी भी डेवलपर के ऑफ़िस में घुस जाओ। ठीक है? और वहाँ जाओ और अपना परिचय दो और उनको कहो कि मुझे आप बेचने के लिए सामान दीजिए, आप बाज़ार में घूमिए। या फिर आप सेकंड कर सकते हैं कि इनिशियल ट्रेनिंग के लिए आप किसी डेवलपर के यहाँ जॉब कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए। तो आप बारीकियाँ सीख लेंगे। सीख लें, ऐसे तो आपको कोई सिखाएगा, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं,
बहुत से ऐसे मेंटोर्स हैं जो रियल एस्टेट की ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उनकी पेड होती है ट्रेनिंग। तो पेड ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते आप, तो आप किसी रियल एस्टेट के डेवलपर के पास में जॉब कर सकते हैं। तो आपको जॉब के लिए कुछ पैसा भी मिल जाएगा और आपको नॉलेज फ्री में मिल जाएगी। वहाँ से आप सीख भी जाओगे। वहाँ पे आप सीख जाओगे, हुँ। आपका विज़न बड़ा है, ठीक है? तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें 95% 97% तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा तो बड़े लोग ही कमा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जिनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है, वो ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर जो कॉमन आदमी है, वो नॉर्मल कॉमन लोगों की बजाय अच्छा पैसा इसमें रियल एस्टेट में कमा सकता है। हुँ। मेरा ऐसा टेक है, पर इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ेगी, पर ये इतना ईज़ी काम नहीं है। बहुत टफ जॉब है, इसमें फ़ॉलो-अप्स बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है। कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, आप उसको बता क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, इस पे बहुत काम करना पड़ता है। तो ये इसके अंदर स्पेशली चीज़ें हैं, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सारे काम के लिए कोर्सेज़ बने हैं, जैसे आपने कहा कि हुँ, इसमें भी हुँ। लोग पेड कोर्स करवाते हैं। हाँ, जैसे दूसरा मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे हाँ। मान लो स्टॉक मार्केट का मैं काम कर रहा हूँ, तो हुँ, उसके लिए खूब सारा लिटरेचर उपलब्ध है हुँ, बाज़ार में। हुँ, मैंने कोई किताब ली और पढ़ ली। हुँ, रियल एस्टेट में काम करने से पहले मैं कोई किताब पढ़ना चाहता हूँ। हुँ। क्या इसका कोई लिटरेचर उपलब्ध है मार्केट में? बिल्कुल उपलब्ध है इसका। हुँ, बहुत सी किताबें हैं, पर मैं स्पेशली 3 किताबें आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी इसके अंदर आना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या इसको एज़ ए करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं। एक तो केपी सिंह जी की बुक है, व्हाई द हेक नॉट। आप उसको पढ़ें, आपको रियल एस्टेट की बहुत बारीक चीज़ों का पता चलेगा। कैसे रियल एस्टेट और पॉलिटिशियंस का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसे आप अपना प्रपोज़ल मनवाते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनसे आप नेगोशिएट करते हैं पॉलिटिशियंस से। एक्चुअली पॉलिटिशियंस से नेगोशिएट करना बहुत टफ जॉब है, मतलब तो वो सारी चीज़ें बारीकी आपको व्हाई द हेक नॉट बुक में आपको मिलेगी। सेकंड जो बुक है, वो डोनाल्ड ट्रम्प की लिखी हुई बुक है द आर्ट ऑफ द डील। अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी वो राष्ट्रपति है। मैंने तो हालाँकि जब उनकी बुक पढ़ी थी तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो रियल एस्टेट बिल्डर थे, डेवलपर थे। 1984 या 83 की लिखी हुई है वो बुक, जी। बहुत पहले की लिखी हुई है। हुँ, तो वो द आर्ट ऑफ द डील बहुत शानदार बुक है और उसको आप पढ़ सकते हैं। एक मेरे मेंटर हैं राजवंत सिंह जी मोहाली, वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं काफ़ी। इसके मामले में रियल एस्टेट का कोई बिज़नेस करना हो तो चंडीगढ़ में उनका इंस्टीट्यूट चलता है प्रॉपर्टी गुरुकुल के नाम से। काफ़ी अच्छा। हाँ, तो हुँ, वो उसमें ट्रेनिंग्स भी देते हैं और इसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग अफ़ोर्ड नहीं करता तो उनकी बुक्स हैं, ठीक है? उनकी बुक है प्रॉपर्टी व्यवसाय से खुशहाली, ये आप पढ़ सकते हैं। सभी लैंग्वेजेज़ में है, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सभी में अवेलेबल है। तो वो आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अच्छा अभी शहर बढ़ रहे हैं, हुँ, औद्योगीकरण हो रहा है, हुँ, रोड्स बन रही है। हुँ, जो किसान हैं, हुँ, उनकी ज़मीनें बहुत प्राइम लोकेशंस पर आ हुँ, गई है अभी। हुँ, खूब सारे किसान हैं जो ज़मीनें बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। अब उन किसानों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? किसान को ज़मीन बेचनी चाहिए या उसको रखनी चाहिए? क्या करे? वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी अचानक जो ज़मीन की रेट है वो बहुत बढ़ गई। हुँ, उसको लगता है अब इससे ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं। हुँ, तो उसके चक्कर में ज़मीनें बेच रहे हैं। हुँ। देखो, जिनके प्राइम लोकेशंस पे लैंड है हुँ, और लैंड छोटी है, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा और उनका मूल धंधा या मूल व्यापार कृषि है, तो उस बहुत अच्छे प्राइस में बेच के और जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन 2 करोड़ में बिकती है और आपका प्राइमरीली बिज़नेस खेती है, तो आप नंबर ऑफ ज़्यादा बीघा ज़मीन ऐसी जगह पे ले लें, जहाँ पे आप बेसिकली खेती कर लें। एक तो सिस्टम ये है, जी। क्योंकि किसान के पास में या साधारण आदमी के पास में पैसे का मैनेजमेंट का उसको पता नहीं है। अगर एक्सेस एकदम बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो गाड़ियाँ खरीद लेगा, मकान बना लेगा या इधर-उधर इन्वेस्ट कर देगा। तो वो उसका कोई फ्रूटफुल नहीं है, बहुत बड़ी शादी कर देगा, पार्टी कर देगा, यहाँ पैसा उसका वेस्टेज चल जाएगा। खर्च हो जाएगा हाँ, तो पैसा। ज़मीन का जहाँ से पैसा आया, वो ज़मीन में हाथों-हाथ उतना ही इन्वेस्ट कर दे। तो जो ग्रोथ उसकी ज़मीन में पहले आई, वही ग्रोथ उसकी नेक्स्ट ज़मीन में ऐसे आएगी, तो ये होगा। पर ज़्यादातर केसेज़ में मैंने जो स्टडी किया है ग्रामीण परिवेश में राजस्थान में जब सीलिंग एक्ट आया था 1956-58 के आसपास में, जी। तो बहुत बड़े जो ज़मींदार थे, राजे-महाराजे थे, उनके पास में हज़ारों बीघा ज़मीन हुआ करती थी।
तो उस टाइम ये रूलिंग थी कि भी सिंगल आदमी एक बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं रख सकता, या जो जिस किसान जिस ज़मीन पे काश्त कर रहा है, उन काश्तकारों को वो ज़मीनें मिल गई थी। तो अब राजस्थान ने को तो उन्होंने इस रूल ने बचा लिया इस कारण से। बाकी जो दूसरे प्रदेश है जैसे यूपी है, बिहार है, आज भी यूपी और बिहार में ऐसा है कि एक-एक किसान के पास 2-2 हज़ार बीघा, 4-4 हज़ार बीघा, 5-5 हज़ार बीघा ज़मीन है। आप जैसे एग्ज़ाम्पल में लेते हैं कि राजा भैया, जो वहाँ कुंडा से विधायक हैं, उनके पास में 15,000 20,000 बीघा ज़मीन है, खुद के अच्छा। पर्सनली, हुँ। इतनी बड़ी ज़मीन है। पप्पू यादव है, 15,000 20,000 बीघा है। उससे जितनी भी अच्छा वहाँ यूपी और बिहार की ज़मीन भी उपजाऊ है। बहुत महँगी बहुत है। महँगी है, उपजाऊ है हुँ। और उसमें ये सामंतवादी जो प्रथा थी, अपने राजस्थान में तो ये खत्म हो गई, पर सामंतवादी प्रथा यूपी और बिहार में अभी भी है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो छोटे किसान थे, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा वाले वो खत्म हो गए। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, अब वो उन बड़े ज़मींदारों के यहीं पे ही खेती करते हैं या मज़दूरी करते हैं। या फिर उन्होंने वो ज़मीनें बेच के शहर चले गए अपना व्यापार करने के लिए। वो स्थिति जो यूपी बिहार वाली है, वो अब मैं यहाँ नोटिस करता हूँ राजस्थान में। राजस्थान में मैंने जो ग्रामीण एरिया का स्टडी किया, उस स्टडी किया कि पिछले 10-15 साल के अंदर, जो गाँव में पहले एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है? तो अब वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लग गए। शादियाँ बहुत बड़े स्केल पे होने लगी, मायरे वगैरह बहुत बड़े स्केल पे होने लग गई, बड़ी-बड़ी शादियाँ होने लगी जैसे ये हल्दी का फंक्शन वगैरह, ये वो नहीं हुआ करते थे यहाँ पे। स्मॉल स्केल पे स्मॉल शादियाँ हुआ करती थी, मायरे स्मॉल हुआ करते थे और जो एक्सपेंसेस स्टडी पे वगैरह पे थे, एजुकेशन पे बहुत कम हुआ करता, जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चारों तरफ से स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं, तो ये खर्चे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। उस एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के साथ-साथ में कमाई उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन फर्टाइल तो है नहीं। तो यहाँ पानी की अभाव है, कि एक फसल होती है खेती साल में, तो वो भी कभी होती है, कभी नहीं होती है, बरसात प्रॉपर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो जाए। तो अब यहाँ पे ये स्थिति मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूँ और मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, आप अगर हम 15 साल बाद में मिलेंगे, तो आप उसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही शब्दों में जो मैं कह रहा हूँ, वो को वो पाएँगे कि आने वाले 15 साल के अंदर-अंदर, राजस्थान के अंदर जो बरानी ज़मीन है जिसमें पानी नहीं लगता, वो 15 से 20 बीघा वाले, 30 बीघा, 50 बीघा वाले किसान खत्म हो जाएँगे। उनके पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं बचेगी। वो ज़मीन बेच कर के शादियाँ कर देंगे, घर बना लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे। या गाड़ियाँ ले लेंगे। बच्चे की एजुकेशन पे लगा देंगे, शहर हुँ। में घर बना लेंगे, एक्सपेंस कर देंगे, वो ज़मीनें उनके पास में बढ़ेगी नहीं। और जो गाँव में बड़ी ज़मीनों वाले हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनों वाले हो जाएँगे कि वो सेम चीज़ें जो यूपी और बिहार में है, जागीरदारी प्रथा आने वाले 15 साल में आ जाएगी। बड़े-बड़े डेवलपर्स और बड़े डेवलपर्स हो जाएँगे। गाँव में जो बड़े किसान हैं, वो और बड़े किसान हो जाएँगे, बड़े-बड़े जागीरदार हो जाएँगे। 15 से 20 साल के अंदर-अंदर ये छोटे किसान खत्म हो जाएँगे। और ये या तो उनके यहाँ पे मज़दूरी करेंगे या शहर में जाके मज़दूरी करेंगे। तो कॉमन मैन का है कि अपना एक्सपेंसेस बहुत कम रखें, ज़माने के साथ में चलते-चलते अपने खर्चे को कम रखें और ज़मीनें जो भी हैं, उनको बचा लें। 1 बीघा आ रही है तो बचा ले, 2 बीघा आ रही है तो बचा ले, जितना कोशिश करे। अगर वो नहीं बचा पा रहा है, तो अगर किसी डेवलपर के पास में जा रहा है या वो ज़मीन प्राइम लोकेशन की है, तो उनको बार्टर में, शेयरिंग में, हिस्सेदारी में काम करें कि हम आपको लैंड देंगे, आप इस पे डेवलप कीजिए और हमारा एक परसेंटेज फिक्स है, उसके ऊपर काम कीजिए और जो पैसा आता है, उसको री-इन्वेस्ट कीजिए। लैंड में करिए, गोल्ड में करिए, जो आपको ठीक फ्लेक्सिबल लगे। लगे, पर मेरी प्राथमिकता है कि लैंड में करें। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रॉपर्टी लोन लेकर के परचेज़ करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, आपके पास 20 से 25 लाख रुपए है, तो आप 60% लाख 70 लाख का लोन ले सकते हैं ईज़िली। क्योंकि अगर होम लोन के अंदर लेते हैं सिनेरियो में, तो होम लोन पे तो आपका हिंदुस्तान में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 7.5 8 8.5 तक चलता है। जी। प्लस जो ईएमआई पे इंटरेस्ट गया आपका, उसका टैक्स में आपको रिबेट मिलती है। फ्लेक्सिबल टर्म है, 20 साल की ले सकते हैं, 25 की ले सकते हैं, 30 साल की ले सकते हैं। थर्ड उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और है, आपके पास बीच में पैसा आया 2 लाख, 5 लाख,
तो आप उसमें जमा करा सकते हैं। बाकी किसी भी लोन में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे होम लोन या प्रॉपर्टी के लोन में रियल एस्टेट के लोन में ये होता है कि आपने कैपिटल तो दिया 20 लाख या 25 लाख, पर आपको ग्रोथ 1 करोड़ पे आ रही है। आपके कैपिटल की भी ग्रोथ आ रही है, पर वैल्यू तो उसकी 1 करोड़ है ना, वो बढ़ेगी तो पूरी ज़मीन। ग्रोथ आपको 1 करोड़ पे आ रही है। तो इस कारण से क्या है कि उसकी 7-8% आपको मिला। 7-8% के बाद में आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो 15%, 20%, 25% मिल सकती है। तीसरा उसके अंदर एक चीज़ है कि उस लैंड को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। अगर वो रोड उतनी है कि जिसमें वो फिट हो जाती है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, रेंट पे आप कर सकते हैं। उसके मल्टीपल पर्पसेज़ हैं, उसको आप जैसे मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होम लोन की बात हुई। हुँ, मुझे तो एज़ ए इन्वेस्ट करना है, हुँ। तो क्या लोन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। उसमें भी वही थंब रूल आता है कि आपको ग्रोथ तो मिलेगी पूरी प्रॉपर्टी पे, जी। और आपने लोन लिया है 50%, 60%, 70%। हुँ। फिर आपके पास एक टारगेट आ जाता है। जब आपकी ईएमआई चल रही होती है, तब आपका दिमाग भी चल रहा होता है। अगर आपके पास जिस आदमी के पास ईएमआई नहीं है या खर्चे नहीं है, ठीक है? तो उसका दिमाग भी शांत है। वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से सोच भी नहीं रहा है, फाइट भी नहीं कर रहा है। और जिसके ईएमआई है, उसको दौड़ रहा है, क्योंकि वो ईएमआई तो हर महीने आनी-आनी है। तो वो उस हिसाब से टारगेट भी बनाता है, उस हिसाब से अपना विज़न बनाता है, उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है। तो वो टारगेट बन गया, और जो ईएमआई है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में बंद हो जाएगी, पर प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। और ईएमआई आज चालू करते हैं, 15 साल में या 10 साल में आपकी खत्म हुई, तो 15 साल बाद में आप कैलकुलेट करके देखें कि आज मेरी आय के हिसाब से ये मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ क्या? कभी भी नहीं खरीद सकते थे आप, और नहीं खरीद पाएँगे। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास में। लोग कहते हैं कि मैंने व्यास कॉलोनी में 2.5 लाख रुपए में मकान छोड़ दिया था, या 1.5 लाख रुपए में मकान मिल रहा था या प्लॉट मिल रहा था, मैं नहीं ले पाया। तो मैंने कहा, आपकी जो प्लॉट 2.5 लाख वाला 1 करोड़ रुपए का हो गया, ठीक है? आपकी आय क्या बढ़ी उतनी? नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ेगी। प्रॉपर्टी उसको बीट कर देगी, फ़ास्ट चलेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंडिया में रियल एस्टेट की क्या स्थिति है? क्या हुँ। ग्रोथ हो गई या अभी भी बाकी है ग्रोथ होना? एक्चुअल में प्रॉपर जो ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है, जो बड़े शहर थे, मुंबई का इलाका है, इसके बाद में दिल्ली एनसीआर का इलाका है, और जितने भी कैपिटल्स हैं, उनमें एक 70% 60% ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है? इसके साथ में अब टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी, उनमें ग्रोथ होनी बाकी है। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है? चारों तरफ से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसके लिए कोऑपरेटिव है, और इसके साथ-साथ में कि अभी जो अनुमानित है, 2030 तक इंडिया का रियल एस्टेट जो बाज़ार है, वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है। अच्छा। हुँ। हुँ। जो टोटल जीडीपी का इंडिया की 12 से 15% पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी भी कर रहा है या 2030 में अभी करेगा? अभी 8 से 9% कर रहा है। अच्छा, इसमें भारत की इकोनॉमी में बड़ा रोल है इसका। बड़ा रोल है। 8 से 9% का रोल अकेला रियल एस्टेट का है, और हुँ। आने वाले 5 से 7 साल में ये 12 से 14% टोटल जीडीपी का पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बहुत बड़ा बहुत मार्केट है। बड़ा मार्केट है, और हुँ। आने वाले 5 से 7 साल में 12 से लेके 18% तक रिटर्न्स आने वाले हैं, गारंटीड। तो क्या जो बड़े घराने हैं, हाँ। चाहे वो अंबानी कह दें, अडानी कह हुँ, दें, टाटा कह दें, ये तो भारत के हैं। हुँ, बाहर के जो बड़े घराने हैं, हुँ। वो ज़मीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले 5-4 साल में अंबानी का और अडानी का तो मैं ये बता देता हूँ कि अभी पिछले 2 या 3 साल में अंबानी पहले पोर्ट डेवलप कर रहा था। इसके अलावा एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन पे काम कर ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा काम कर रहा था। अभी उन्होंने 5-7 जगह, 8 जगह अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। सच? अडानी अभी रियल एस्टेट में फुल फ्लैश आ गया है। उनकी एक बहुत बड़ी यूनिट है, जो अब रियल एस्टेट का काम करने स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ-साथ में ये टाइम टू टाइम इन्वेस्ट तो करते ही रहते हैं। हर जगह रियल एस्टेट में बड़ा इनके पास में है। इसके साथ-साथ में दुनिया की सबसे रिचेस्ट आदमी है, अमेज़न के जो मालिक है जेफ बेज़ोस, उन्होंने अमेरिका में पिछले साल पौने 7 लाख बीघा ज़मीन खरीदी है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड, पौने 7 लाख बीघा, बहुत बड़ा फिगर है ये बहुत तो। बड़ा फिगर है। इसके अलावा बिल गेट्स ने 4.5 लाख बीघा ज़मीन खरीदी है, फर्टाइल लैंड। उपजाऊ ज़मीन, और वो कंटिन्यूअसली खरीद रहे हैं।
अफ्रीका के काफी कंट्रीज में वो खरीद रहे हैं, तो बड़े प्लेयर इसमें आ गए हैं। आ गए हैं। शुरू से ही थे, पर अब उनको लगा कि जमीन जो है ये इसकी प्रोडक्शन कभी कम नहीं होगी। जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है, उसमें से तो पैसा आना ही आना है। स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन हो सकता है, बहुत डाउन भी हो सकता है, पर जो उपजाऊ जमीन है वो तो उतनी प्रोडक्शन देगी ही देगी ना, देना ही देना है, वो तो कभी भी कम नहीं हो सकता। फूड की नेसेसिटी रहेगी रहेगी दुनिया के अंदर, अनाज तो चाहिए ही चाहिए, वो कभी कंपल्सरी खत्म आइटम नहीं है, होगा। कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सारे लोग जो दुनिया भर के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे अभी रियल एस्टेट के बारे में सोच रहे हैं या उन पे बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाहे वो एग्री लैंड हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, ये सब काम अभी हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें एक बात और है, ज़मीन जितनी है उतनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, उसका कोई नया प्रोडक्शन नहीं नई होगा। प्रोडक्शन नहीं होता, जैसे डिमांड एंड हुँ। सप्लाई इकोनॉमिक्स में होता है। अच्छा, ज़मीन लेने से पहले लोग वास्तु का बड़ा गौर करते हैं हुँ, कि इसमें वास्तु ठीक नहीं है, हुँ, इसका वास्तु ठीक है। हुँ, साउथ का कोई प्लॉट है, हुँ, तो वो लेना नहीं है। हुँ, पूर्व का कोई प्लॉट है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। हाँ। आप क्या मानते हो वास्तु को? वास्तु को मानता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वेंटिलेशन से। अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, अगर आपका मकान है, अगर आपका कोई कैंपस है, जिसमें अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है, ज़्यादातर वास्तु जो शास्त्री है वो दिशाओं पे काम करते हैं। 2 चीज़ें इसमें कंसेप्ट चलता है, एक दिशाओं का कंसेप्ट चलता है, एक ब्रह्मस्थान का कंसेप्ट चलता है। तो दिशाओं का कंसेप्ट में ये है कि इस दिशा में पानी की स्थान होना चाहिए, इस दिशा में अग्नि का स्थान होना चाहिए और इस दिशा में ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं उनसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारी धरती है, उसकी तो कोई दिशा नहीं है। वो तो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज की चारों तरफ घूम रही है। तो जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, घूम रहा है, उसकी कोई खुद की दिशा नहीं है, तो उसके ऊपर जो होने वाली चीज़ें हैं, उनकी दिशाओं पे आप कैसे गणित लगा सकते हैं? दूसरा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल, वो राउंड शेप में है। चाहे अर्थ लगा लो, जितने भी ग्रह हैं वो राउंड है। पेड़ मिलेंगे आपको राउंड शेप में मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे वो इस तरह की शेप होगी जिनकी जो कोई ये जो चौरस जो ये स्क्वायर का शेप है ना, स्क्वायर का शेप आदमियों ने इजाद किया है, ये नेचुरल नहीं है। जितने भी प्लॉट्स हैं वो स्क्वायर होते हैं, जो स्क्वायर नहीं है उसको अशुभ मानते हैं। स्क्वायर हमने इजाद किया है, नेचर में कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है। पेड़ को देखो, पौधे को देखो, राउंड मिलेंगे, लगभग राउंड में मिलेंगे सब चीजें। ठीक है, ग्रह जितने भी राउंड है, सूरज है, चांद है, राउंड स्क्वायर राउंड चीज में है। हमारे यहाँ पे आज से 70-80 साल या 100 साल पहले या पुराना आप सांस्कृतिक चीजें देखें तो मकान वगैरह भी होते थे वो राउंड होते थे। खेतों में अभी भी बुर्ज मिलेंगे आपको, झोंपड़ियाँ मिलेंगी, राउंड मिलेगी। तो राउंड के अंदर जिस दिशा में आपको द्वार रखना है आप रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ईज़ी है। आप खेत को आधी उस तरफ से अब की बार जुताई करी तो उधर गेट रख लें, इधर की तरफ करी तो इधर की तरफ गेट कर लें, ठीक है? तो ये है। जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की कोई दिशा नहीं है, तो दिशाओं का जो कांसेप्ट है, सिर्फ़ एक जगह से जाने के लिए, दूसरी जगह से जाने के लिए, वो ईज़ी करने के लिए कंपास बनाया था, कि हमें आज वहाँ यहाँ से वहाँ जाना है क्योंकि उस टाइम गूगल तो था नहीं। दिशाओं के कांसेप्ट से सूरज कितनी दूर है, उस एंगल से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बेसिकली जो ज़्यादातर इसमें यूज़ होता था, वो पानी वाले जहाज़ों के लिए होता था। वो आज भी पानी वाले जितने भी जहाज़ हैं, वो डिग्री पे काम करते हैं, दिशा पे काम करते हैं। वो दिशा कोई टारगेट लेके क्योंकि पानी के अंदर तो पता नहीं चलता ना आप कहाँ जा रहे हैं। आप दिशा के अंदर चलेंगे, उस दिशा में जाओगे, इतनी डिग्री पे जाओगे तो आप उस जगह पहुँच जाओगे। पानी के अंदर तो हज़ारों किलोमीटर तक पता नहीं चलेगा आगे-पीछे क्या है। आप रोड पे जा रहे हो तो फिर भी पता चल रहा है कि बीकानेर आ रहा है, देशनोक आ रहा है, नागौर आ रहा है, ठीक है। पर पानी के अंदर तो आज भी वो उसी कंपास को यूज़ करते हैं और इसके अंदर आप जो भी घबरा रहे हैं लोग कि मेरी दिशा खराब होगी, मेरा वास्तु खराब होगा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इससे कोई नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके घर का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी फैक्ट्री का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये फ़र्क पड़े तो वाइन शॉप का वास्तु कौन देखता है दारू की दुकान का? वो तो कहीं पे भी खुली होती है, चले जाते हैं लोग। उसमें तो कहीं वास्तु अड़ नहीं रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु को प्रेफ़र ही नहीं करते या वास्तुशास्त्री ही नहीं जाते। स्लम एरियाज़ हैं, हर जगह की दुनिया भर की ये प्रॉब्लम है। मैं बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री को आप इनवाइट कर लें और मैं कह देता हूँ आपको कि आप ये स्लम एरिया में वास्तु करके दिखा दें,
5 घरों में, अगर वो तरक्की कर ले तो। अगर वास्तु अगर सुख और समृद्धि का कारण है, सुख आए, समृद्धि आए वास्तु का, तो फिर ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन क्यों फेल हो रहे हैं? फिर क्यों मुकेश अंबानी का भाई है अनिल अंबानी, वो वास्तु के हिसाब से अपना घर नहीं बना सकता, वो कल बना ले। क्यों अमिताभ बच्चन अपने बेटे के लिए अच्छा मकान बना के दे दे वास्तु के शास्त्री नहीं, से इसमें कंसल्ट। एक बात ये भी हो सकती है कि अनिल अंबानी को कोई ढंग का वास्तुशास्त्री मिला नहीं हो, अच्छा ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है था कि 2 तरह के सिद्धांत दुनिया में चलते हैं। एक तो कर्मा का सिद्धांत चलता है कि आप अगर इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आप कितने भी वास्तुशास्त्री को बुला के अपना मकान अच्छा कर लें, एक ना एक दिन आप पे लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी आएगी। एक तो ये है कि आप अब टेक्निकली सही है, तो आपको ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वास्तु की प्रॉब्लम हो, चाहे और की हो। ये साइकोलॉजी तब काम करती है, जब कोई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कोई बहुत अच्छा चीज़ पे जा रहा है और अचानक किसी को लॉस हो जाता है, चाहे बिज़नेस में लॉस हो, चाहे उसको अपनी पर्सनल लाइफ में लॉस हो। तो क्या करते हैं कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपने आप पे ब्लेम नहीं देना चाहते, हम अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहते। हम ब्लेम करते हैं वास्तु को, मेरे घर का यार शायद वास्तु खराब होगा, तब ये मेरे साथ ऐसा हो गया। अगर वास्तु सही हो, तो आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री आवास का वास्तु सही है? अगर प्रधानमंत्री आवास का वास्तु बिल्कुल सही है, तो फिर जो इसमें आ जाता है वो ताउम्र प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहता? ग्रह नक्षत्र भी तो कोई चीज़ होती होगी। हाँ, ये इसके सब पार्ट हैं। अगर आप अपनी चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, कर्मा के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ठीक है? तो 2 सिद्धांत दुनिया में चलते हैं। एक तो कर्मा का सिद्धांत चलता है, ठीक है? और दूसरा सिद्धांत है पॉसिबिलिटीज़ का, संभावनाओं का। ये संभावनाएँ हैं कि आप 100 बिज़नेसमैन हैं, किसी भी एरिया के लीडिंग में, तो 5% या 4% अनसक्सेस होएँगे ही होएँगे। ये सिद्धांत है। आप बाइक लेके घर से जाएँ, साल में 1 बार आपका एक्सीडेंट होएगा, ये संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। होगा ही होगा, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है? ये पॉसिबिलिटीज़ अगर आप सारी चीज़ें उसमें देख लेंगे, तो कर्मा का सिद्धांत और पॉसिबिलिटीज़ का सिद्धांत बिल्कुल भी उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आप कुल मिला के आप वास्तु को मानते नहीं हो। कुल मिला के वास्तु को मानने और उसमें डर का बिज़नेस करना और लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व करना, हालाँकि मेरी जो स्टेटमेंट है, वो आप जिस लेवल पे मुझे लेके जा रहे हो, तो काफ़ी लोगों की तो दुकानदारी गड़बड़ हो जाएगी और काफ़ी लोगों की समझ अपडेट हो जाएगी कि भई आपके घर का अगर वास्तु सही नहीं है या मेरे घर का वास्तु सही नहीं है, तो कौन-सी ऐसी एनर्जीज़ है जो बाहर खड़ी है वो मेरे को कनेक्ट कर रही है? कौन दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है? और मैं मान के चलता हूँ 5 या 6 लोग एक घर में रहते हैं, तो 125 करोड़ मकान है। 125 करोड़ में कितने लोग ये वास्तु के हिसाब से बने हैं, कितने नहीं बने हुए? अगर ये वास्तु अगर सही है, तो फिर बार-बार स्वीडन, फ़िनलैंड, नॉर्वे ये लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में हर बार क्यों परफेक्ट आते हैं? वो तो मानते भी नहीं है। वो सिर्फ वेंटिलेशन को मानते हैं। आज भी अमेरिका के, आज भी यूरोप के कंट्रीज़ में आप घर देखेंगे तो सी टाइप जगह खाली होती है, एक जगह होता है मकान। बड़े-बड़े होते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से वेंटिलेशन होता है, वो वेंटिलेशन को मानते हैं। आपके किचन में चिमनी नहीं लगी हुई, प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन नहीं है, तो आपने जो भी वहाँ पे बनाया, तो उसकी स्मेल पूरे घर में जाती है, तो आप नेचुरली बीमार होंगे ही होंगे, होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये वास्तु जो मानते हैं या जोड़ते हैं, वो सुख और समृद्धि से जोड़ते हैं। अगर सुख समृद्धि का कारण अगर वास्तु हो, तो दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री को बुला के अपने घर में वास्तु के हिसाब से अकॉर्डिंग अपनी फैक्ट्री वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बनवा लें और फिर वो मतलब उनका पूरी दुनिया पे राज ही रहे, कभी वो हारे ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? पॉसिबिलिटीज़ के सिद्धांत को आपने खत्म कर दिया, ठीक है? कर्मा के सिद्धांत को आपने खत्म कर दिया। चाहे कोई भी प्लॉट हुँ। इन्वेस्टर लेना चाहे, हाँ, उस प्लॉट का फेस किसी भी तरफ हो, हाँ। वो ले सकता है। ले सकता है, हुँ। कोई उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऐज़ ए इन्वेस्टर और ऐज़ ए डेवलपर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि भी जिस एरिया में जिस चीज़ की मिथ चल रही है हज़ारों सालों से, ठीक है? तो उसमें इन्वेस्टर को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
इन्वेस्टर को तो चीज लेनी है और प्रोजेक्ट बेचना है। बेचना है। अगर उस एरिया में ज्यादातर लोग वास्तु को मानने वाले हैं, दिशाओं को मानने वाले हैं, तो फिर इन्वेस्टर को तो उसमें नहीं फंसना चाहिए, और उसको डेवलपर मानना को चाहिए। वो उसकी मजबूरी है, उसके व्यापार की मजबूरी है। जी। भी मैं कोई व्यापार करता हूं और मेरा व्यापार में मेरे को सारी परमिशंस गवर्नमेंट अप्रूवल से चाहिए, पॉलिटिक्स से चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट अप्रूवल और पॉलिटिक्स वाले लोगों से क्यों उलझूंगा? मेरे को व्यापार करने से मतलब है ना। तो व्यापारी को, इन्वेस्टर को व्यापार करने से मतलब है। अगर लोग मानते हैं साउथ ठीक नहीं है, तो वो साउथ नहीं लेगा, वो क्योंकि वो प्रूव करता थोड़ी घूमेगा, वो ईस्ट वेस्ट ले लेगा जिसकी ज्यादा डिमांड है। और ये भी हमारे रीजनल है, बाकी पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में ये नहीं मानते, वहां पे इतना प्रेफरेंस नहीं है। तो पवन जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आपने भी मुझे आपके यहाँ बुलाया, और आपके जितने भी बीएमआर टॉक विद बीएमआर के दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।